अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स के टाइप्स। हमारे पास फोर बेसिक टाइप्स हैं डेरिवेटिव्स की: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप्स और ऑप्शंस। इन टाइप्स को मुख्तलिफ ऑथर्स मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। आ, बहुत से ऑथर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जस्ट टू टाइप्स हैं, फॉरवर्ड और ऑप्शंस। कुछ ये कहते हैं फॉरवर्ड, ऑप्शंस और स्वैप्स हैं। ठीक है, कुछ फ्यूचर्स को भी डिस्कस करते हैं। बेसिकली फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर हैं। दैट्स वाई इनको मोस्टली एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जो बाकी दो ऑप्शंस और स्वैप्स हैं उनको सेपरेट रखा जाता है। बट कुछ जो है वो जस्ट फॉरवर्ड और ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं डेरिवेटिव्स की टाइप्स के अंदर। फ्यूचर को फॉरवर्ड के साथ ऐड कर दिया, वो उसकी सब कैटेगरी में कह लो या उसी का ही एक पार्ट के तौर पर उसे डाल दिया। और जो स्वैप है इसको भी सेपरेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर्स और स्वैप्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप्स, ये दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स कह लो, ये दो ऐसे फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स हैं जो मेन मार्केट में ट्रेड नहीं होते, बल्कि जो ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं और किसी के अंदर ओवर द काउंटर। दैट्स वाई इनको सेपरेट कर दिया जाता है। और जो फॉरवर्ड्स हैं और ऑप्शंस हैं ये मार्केट के अंदर जो बेसिक मार्केट है आपकी, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या PMEX का अगर कमोडिटी बेस है तो उस पर डील होते हैं। ठीक है, वहाँ पर ट्रेड हो सकते हैं। तो दैट्स वाई कुछ जो है वो फॉरवर्ड और ऑप्शंस को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। फ्यूचर्स और स्वैप्स जो है ये ओवर द काउंटर होते हैं, टैक्स वाई इनको नहीं डाला जाता। बट मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हम फॉरवर्ड और फ्यूचर्स तो बहुत ज़्यादा सेम्स हैं, ठीक है, उनको डिस्कस कर इकट्ठा आप एक में डाल दो। बट स्किल स्वैप्स और ऑप्शन जो हैं ये दोनों सेपरेट हैं। तो टैक्स वाई हमें इन्हें 3 पार्ट्स में करना चाहिए डेरिवेटिव्स को। एक फ्यूचर्स के अंदर फिर वो फॉरवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर्स जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, वो, और जो OTC नॉन रजिस्टर्ड उसे हम फॉरवर्ड में डाल दें। दूसरी साइड पे ऑप्शंस में कॉल और पुट ऑप्शंस होती है। और थर्ड है स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप या फॉरेन करेंसी स्वैप्स। ठीक, स्वैप को भी फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाज़ का डाल दिया जाता है क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो दैट्स वाई फिर फ्यूचर और ऑप्शंस को ही ज़्यादा दो टाइप्स के तौर पर डेरिवेटिव्स की लिया जाता है। अगर हम डेरिवेटिव्स मार्केट्स में इनको अगर डिस्कस करें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके पास एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, आपस में बिल्कुल डायरेक्टली आप उसे ट्रेड कर सकते हो, किसी को दे सकते हो, किसी से ले सकते हो। ये स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं कि मार्केट इनका स्टैंडर्ड डिफाइन करती है कि ये होगा, उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस, उसका टाइम, हर चीज़ मार्केट ओरिएंटेड होती है। दैट्स वाई इनसे हम स्टैंडर्डाइज कहते हैं कि वो हर किसी के लिए एक स्टैंडर्ड होता है। दूसरा ट्रेडिंग फ्लोर और कंप्यूटराइज ट्रेडिंग होती है। बाकायदा ट्रेडिंग फ्लोर होता है, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बाकायदा पूरी स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग प्रेस होती है और फिर कंप्यूटराइज CDC के थ्रू एक कंप्यूटराइज ट्रेडिंग चल रही होती है। वर्चुअली नो क्रेडिट रिस्क, मोस्टली इसके अंदर क्रेडिट रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि देखो मार्केट जो है वो गारंटी दे गई होती है कि ठीक है जी ये आदमी पैसे देगा, ऐसा नहीं कि लॉस हो गया तो ये आदमी पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो मार्केट इसको बाकायदा गारंटी दे रही होती है। तो दैट्स वाई क्रेडिट रिस्क कम होता है, या यूँ कह लो कि होता ही नहीं। ओवर द काउंटर फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स, जो OTC यानी कि ओवर द काउंटर्स होते हैं उनके अंदर फॉरवर्ड्स होते हैं, कुछ ऑप्शंस की टाइप्स भी होती हैं और स्वैप्स होते हैं। ऑफन नॉन स्टैंडर्ड, जैसे नॉन स्टैंडर्डाइज के होते हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स, हर आदमी अपने हिसाब से कस्टम बेस इसको बनाया जाता है। कस्टम बेस ये होते हैं मोस्टली टेलीफोन डीलर मार्केट के थ्रू होता है। डीलर्स जो होते हैं आपस में टेलीफोन के जरिए कर देते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज इनकी मार्केट नहीं है। सम क्रेडिट रिस्क, डेफिनेटली बात है, क्रेडिट रिस्क के चांसेस होते हैं क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं देगा होता, आप एक दूसरे पे खुद ही यकीन करके चल रहे होते हैं, कोई मार्केट गारंटी नहीं दे रही होती। तो दैट्स वाई हम इसे कहते हैं कि क्रेडिट रिस्क प्रेजेंट होता है। इनके में सिंपल सी, इनको अगर मैं ये स्टैंडर्डाइज के और नॉन स्टैंडर्डाइज या कस्टमाइज के प्रोडक्ट्स की मैं बात करूँ, इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँ तो इसको बिल्कुल सिंपल एक एग्जांपल है। देखिए आप कभी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, लेट्स आप घर बना रहे हैं। अब घर के लिए आप ईंट लेने जा रहे हैं, सीमेंट लेने जा रहे हैं, ठीक है, सरिया, बजरी, ये जो सारी चीज़ें वो एक स्टैंडर्डाइज होती है ना। आप लेने गए, दूसरी साइड पे मैं एक घर बना रहा हूँ,
ठीक है। आपका लेट अज्यूम आपका 5 मरले का, मेरा 10 मरले का, या आपका 10 मरले का, मेरा जी 5 मरले का है। ठीक है, मतलब दो मुख्तलिफ जगहों पे आप यहाँ फैसलाबाद में बना रहे हैं, मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बना रहा हूँ, सिटी भी मुख्तलिफ हो गया। स्किल आप जो लेने जा रहे हैं, जैसा सीमेंट आपको मिल रहा है वैसा ही मुझे, जैसी ईंट आपको वैसे ही मुझे, जैसा सरिया बजरी वही चीज़ है ना, मतलब उनमें एक जैसे ही है ना, कोई भी लेने चला जाए उसे वही मिलेगी, सेम हर किसी के लिए स्टैंडर्डाइज बनी। आप बाज़ार में जाते हो, आप लेस का पैकेट भी लेने जाते हो या पेप्सी लेने जाते हो, कोई स्पेशल तो नहीं है ना कि मेरे लिए वही पेप्सी होगी, आपके लिए और होगी, सभी के लिए सेम। तो ये है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स। दूसरी साइड पे नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स क्या है, आपने गए जी, आपने जाके घर बनाया, ठीक है, घर के लिए आपने वो विंडोज़ रखवानी है, दरवाजे हैं, अब आप उनके पास जाते हो, उन्हें कहते हो जी मैंने ये विंडो बनवानी है, ठीक है, वो क्या करते हैं, घर आके आपकी वो विंडोज़ की पेमाइश करते हैं, उस पेमाइश के हिसाब से फिर उसे क्रिएट करते हैं, बनाते हैं उन विंडोज़ को, उन दरवाज़ों को। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करो जी आपने किसी से कहा ठीक है जी आपने उससे तैयार करवा रही, अब बाद में नहीं लेने गए, अब ज़रूरी नहीं है कुछ आदमी की वो सेम विंडो साइज़ किसी और के घर भी रख सकता हो सकता है जी आपने लेने का बाद में मैं लेने जाऊँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम विंडो का साइज़ मेरे घर में भी फिट आ सके। ठीक है, तो ये होती है नॉन स्टैंडर्डाइज या कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, जो कस्टमर के कहने के ऊपर तैयार की जाती हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली सेम नहीं होती। ठीक है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक, ये कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं। तो यही यहाँ पे बात की गई है कि जो कस्टमर ओरिएंटेड होती है फिर वो ओवर द काउंटर बात है। ठीक है, उसकी कोई स्टैंडर्ड मार्केट नहीं है, जबकि जो ऊपर वाली है वो स्टैंडर्ड मार्केट बेस है। ठीक है, तो उसके अंदर एक बाकायदा स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, और वो मार्केट बेस होती हैं, वो हर किसी के लिए सेम होती हैं, आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए वो सेम एक जैसी ही होती, कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है जी, अब हम फ्यूचर्स और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व अ प्रॉमिस टू एक्सचेंज अ प्रोडक्ट फॉर कैश बाय अ सेट डिलीवरी डेट। आपका क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं कैश के बदले में इस डेट के ऊपर आपकी जो चीज़ है, जो प्रोडक्ट है, जो भी ऐसा है, वो बाय कर लूँगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डील विद ट्रांजैक्शंस दैट विल बी मेड इन द फ्यूचर। फ्यूचर बेस होती हैं, आज की बात नहीं है, कल परसों चौथ, महीने बाद, 2 महीने बाद, ऐसे फ्यूचर की किसी डेट के ऊपर आपकी डीलिंग होनी। की फीचर्स क्या क्या होते हैं, स्पॉट प्राइस एट विच अ कमोडिटी और फाइनेंशियल एसेट कैन बी सोल्ड एट द करंट डेट। आज क्या प्राइस है उसे हम स्पॉट प्राइस कहते हैं। सेटलमेंट डेट, जिस डेट के ऊपर कंट्रैक्ट पूरा होना है, फॉर डिलीवरी ऑफ एसेट स्पेसिफाइड इन द फॉरवर्ड कंट्रैक्ट एट फॉरवर्ड प्राइस। सेटलमेंट डेट किस डेट को करना है, 2 महीने बाद इस डेट को मुझे ये चीज़ें चाहिए, तो वो क्या होगा, सेटलमेंट डेट। फॉरवर्ड प्राइस, किस प्राइस के ऊपर आप देंगे, उस डेट को क्या प्राइस होगी, वो फॉरवर्ड प्राइस कहलाएगी। ठीक है, अभी आगे मैंने एक एग्जांपल भी कोट किया है, तो वहाँ पे पूरी डिटेल के अंदर ये स्पॉट प्राइस, फॉरवर्ड प्राइस और सेटलमेंट डेट को भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। लेट अस assume the future market deals with transaction that will be made in future. A person who buys in December treasury bond futures contract promises to pay a certain price for treasury bonds in December. If you buy the T bonds today, यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड्स को आप आज खरीदते हो, यू परचेज दैम इन द कैश और स्पॉट मार्केट। अगर आप आज खरीदते हो तो आप स्पॉट मार्केट पे खरीदोगे, कैश के ऊपर खरीदोगे। बट अगर आप ये कहते हो कि मैं इनको प्रोमिस करता हूँ कि मैं इनको फ्यूचर में किसी फॉर एग्जांपल जनवरी में जाकर खरीदूंगा, तो अब वो जनवरी क्या हो जाएगी, उस जनवरी को जो प्राइस आपकी डिसाइड हुई है, ठीक है, वो जो प्राइस होगी वो कहलाएगी फ्यूचर प्राइस। और उस प्राइस के ऊपर वो जो डेट होगी, उस डेट को हम क्या बोलेंगे, सेटलमेंट डेट। ठीक है, वो फॉरवर्ड प्राइस और सेटलमेंट डेट हो जाएगी आपके साथ। ओके जी, अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस नोन एज मार्किंग टू मार्केट। ठीक है जी, इसमें ये आगे डिटेल में अभी दोबारा आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप मार्केट के एक होता है कि जी आपका इतने टाइम पीरियड के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, उसे हम कहते हैं मार्किंग टू मार्केट। मनी एक्चुअली मूव्स बिटवीन अकाउंट्स ईच डे एज प्राइसेस मूव अप एंड डाउन। जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, डेली बेसिस पे आपके अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फंक्शनली सिमिलर टू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर सिमिलर है, बस उनमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो आगे आएगा। अभी मैं पिछली बातचीत को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ।
एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अज्यूम मैंने कहा कि जी ये दिसंबर चल रहा है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि यार मुझे फरवरी के अंदर जी मैंने ना लैपटॉप खरीदना है, ठीक है जी। मैंने एक नया लैपटॉप आया, मैंने वो नया लैपटॉप बाय करना है। जैसे हम एप्पल का जी मैकबुक आई है, नहीं तो मैंने वो बाय करनी है 2021 में। 2021 फरवरी के अंदर एप्पल ने कहा है कि जी मैं नई अपनी जो मैकबुक है वो लॉन्च करूँगी। तो मैंने कहा ओके जी, मैंने फरवरी में वो बाय करनी। तो मैंने सोचा कि यार अप्रोक्सीमेटली उसकी जो प्राइस है ना जी, लेट अज्यूम उसकी अप्रोक्सीमेटली प्राइस है जी $2000। ओके जी। अब मैंने सोचा कि यार डॉलर की प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है, पता नहीं कितनी प्राइस को मिलेगा। लेट अज्यूम आज जो उसकी डॉलर की प्राइस है वो ₹150 है। ₹150 का एक डॉलर मिलता है। अब मुझे चाहिए $2000, तो अप्रोक्सीमेटली 3 लाख, मतलब ₹3 लाख आज मुझे चाहिए। क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती रहती। मैं सोचता हूँ कि यार ऐसा ना हो डॉलर पहले 160 170 पे अप्रोक्सीमेटली चला गया था। तो मैं ये करता हूँ, मुझे फरवरी में चाहिए, मैं किसी बैंक के पास जाता हूँ, लेट अज्यूम MCB बैंक। मैं MCB बैंक वालों से कहता हूँ कि जी मुझे ना फरवरी के अंदर $2000 चाहिए। आज की स्पॉट प्राइस क्या है, आज स्पॉट के ऊपर प्राइस क्या है जी, आज की स्पॉट प्राइस क्या है $150, ₹150 का $1। ठीक है, मुझे कितने चाहिए 2000, यानी कि आज मुझे कितने देने पड़ेंगे 3 लाख। अब मैं बैंक MCB बैंक वालों से कहता हूँ जी मुझे फरवरी के अंदर $2000 चाहिए, आप कितने का देंगे। वो कहते हैं जी प्राइसेस तो ऊपर नीचे होती रहती हैं, अगर चलें जी हम आपको 152 का देंगे। अब मेरा उनका डिसाइड हो गया कि फरवरी के अंदर वो ₹152 का $1 देंगे, ठीक है। मैंने उनके साथ कहा ठीक है जी डन, ठीक है, मेरा उनके साथ डन हो गया, ठीक है। यानी कि तो ये टोटल बनेगा 3,04,000, ठीक है। तो मैंने उन्हें कहा ठीक है जी 3,04,000 के ऊपर मैं आपसे फरवरी के अंदर इतने पैसों के $2000 आपसे बाय करूँगा। अब फरवरी में जाकर उस डॉलर की प्राइस 154 हो जाती है। लेट अज्यूम मार्केट में प्राइस है 154, मेरी उनके साथ डीलिंग हुई है 152 की, मुझे ₹2 का फ़ायदा हो गया, मुझे डॉलर के ऊपर ₹2 का बेनिफिट हो गया, तो मुझे बेनिफिट हो गया और मुझे वो फ्लक्चुएशन की कोई नुकसान नहीं इतना हुआ। दूसरी साइड पे एक जो MCB बैंक है उसकी तरफ देखा जाए, अगर फर्स्ट करो डॉलर की उस डेट को प्राइस 150 की बजाय 150 से नीचे चली जाती है, या चलो 150 ही रहती है। अब मैंने उनके साथ कंट्रैक्ट किया हुआ है 152 का, प्राइस कितनी है 150, मेरा कंट्रैक्ट है 152, प्राइस कितनी है 150, ₹2 का फ़र्क। अब ये ₹2 मार्केट 150 पर है, मुझे उन्होंने देना है 152 का, ये जो ₹2 का फ़र्क है ये क्या होगा, ये MCB को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये अब कंट्रैक्ट होते हैं जो आप फ्यूचर या फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स आप कर रहे हो कि बैंक के साथ आपकी डीलिंग हुई है, ये कंट्रैक्ट हुआ है कि जी इतनी डेट को इतने डॉलर्स खरीदने हैं। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। दिसंबर में मैंने कंट्रैक्ट किया तो दिसंबर में जो प्राइस है वो स्पॉट प्राइस है। फरवरी में जाकर सेटलमेंट होनी है, मैं उन्हें पैसे देकर उनसे डॉलर खरीदूंगा तो वो सेटलमेंट डेट हो गई फरवरी में। फरवरी में कौन सी प्राइस उस टाइम मार्केट में चल रही होगी या किस प्राइस के ऊपर मैं उनसे खरीदूंगा, जो 152 मैंने डिसाइड की है वो क्या है, वो फॉरवर्ड प्राइस है। स्पॉट प्राइस जो आज 150 है और सेटलमेंट डेट फरवरी है, ठीक हो गया। ये इसकी डिटेल्स, ओके जी। अगेन आगे चलते हैं जी, ठीक है जी। ओके, फॉरवर्ड कंट्रैक्ट इज फंक्शनिंग सिमिलर टू फ्यूचर कंट्रैक्ट। अच्छा, ये जो ऊपर मार्केट टू मार्केट की बात थी ये भी बताता चलूँ। देखें कंट्रैक्ट हो गया फरवरी से लेकर दिसंबर से, ये कंट्रैक्ट मेगा MCB का स्टार्ट हो गया। एक MCB का अकाउंट होगा मार्केट के अंदर, एक मेगा अकाउंट होगा, ठीक है। ये चलता जाएगा आगे कंटिन्यू, फरवरी दिसंबर के बाद जनवरी, तो एवरी डे जो भी डिफरेंस होगा। लेट अज्यूम मैंने कंट्रैक्ट किया जी उनके साथ 15 दिसंबर को कंट्रैक्ट हो गया। 16 दिसंबर को जो प्राइस थी, ठीक है जी, 16 दिसंबर को जो प्राइस थी वो 151 थी। मैंने अपने अकाउंट के अंदर वो जो 3 लाख इतने पैसे थे वो जमा करवा दिए, ठीक है। कुछ पैसे ज़रूरी नहीं फुल हो, कुछ पेमेंट का पोर्शन होता है, ठीक है, वो मैंने अपने अकाउंट में जमा कराएगा। दूसरी साइड से MCB के अकाउंट के अंदर भी कुछ पैसे पड़े हुए। अब अगले दिन 16 दिसंबर को डॉलर की प्राइस हो गई जी 151, मेरा उनके साथ क्या कंट्रैक्ट हुआ जी 152 का, ठीक है जी। एक नीचे
ठीक है, अब वो 1 रुपया मेरी तरफ से उधर मूव हो गया। देन अगले दिन प्राइस हो गई लेट अस अज्यूम 152, कॉन्ट्रैक्ट भी 152 का है, ओके जी, इक्वल हो गया। अगले दिन प्राइस हो गई 153, 1 रुपया महंगी हो गई, एमसीबी बैंक को 1 रुपया लॉस हो गया, वो एमसीबी बैंक से 1 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगले दिन लेट अस अज्यूम दोबारा प्राइस आ गई 151 के ऊपर, 1 रुपया नीचे चला गया, मेरे अकाउंट से 1 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे डेली बेसिस पे जो डिफरेंस हो रहा है प्राइस का, वो डेली बेसिस से एक से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, अंटिल जो आपकी डेट है वो डेट आ जाती है कंट्रैक्ट की, मेच्योरिटी डेट आ जाती है, उस डेट को कंट्रैक्ट पूरा हो जाता है, उस डेट तक डेली बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन ऊपर नीचे होती रहती है और आपके अकाउंट में डिफरेंस जो पैसे होते हैं, मुनाफा या लॉस आपके अकाउंट से डील होता रहता है ऑटोमेटिकली। ओके जी, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फंक्शनली सिमिलर टू अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे से सिमिलर है, जस्ट कुछ फ़र्क है। हाउएवर देयर इज़ नो मार्किंग टू मार्केट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी किस्म की मार्किंग टू मार्केट नहीं होती। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये कौन से होते हैं, कस्टम ओरिएंटेड होते हैं, ये आप आपस में डिसाइड करते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। $1000 का बंडल है जी, इतने रुपए का है, ठीक है जी, आज मैंने खरीदा, कल मैंने आपको वो बेच दिया, अभी वो मतलब 3 माह बाद उसकी मेच्योरिटी डेट है, ठीक है, तो उन 3 माह के दरमियान वो एक दूसरे को लोग बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, वो मार्केट में सेल होते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जबकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये अपनी मर्जी का होता है। अब जी वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स है, 3 माह बाद होगा, $1000 का बंडल होगा। अब मैं उनके साथ जाता हूँ, मैं जाकर कहता हूँ जी मुझे 735 चाहिए डॉलर, मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे 500 नहीं चाहिए, मैं मतलब बंडल के दरमियान में कहीं अपनी मर्जी की मिकदार सेट कर लूँ। तो अब ये मैंने और उस एमसीबी बैंक ने आपस में डिसाइड किया, बैंक ने कहा ठीक है जी $735 मिल जाए। अब ये जो 735 है ये कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, ये मेरा और बैंक का आपस में डिसाइड है। तो अब इसकी बेस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो स्टैंडर्डाइज कि $1000 का एक बंडल है, ठीक है जी, वो मैं जाऊँ आप जाओ कोई भी चला जाए, बैंक ने $1000 का एक बंडल बनाया हुआ है, उसकी इतनी प्राइस है, उतने का वो आपका बैंक का कॉन्ट्रैक्ट होगा जी कि 3 माह बाद आप बैंक आपको देगी, ठीक। जबकि फॉरवर्ड के अंदर अब मैं क्या, मैंने कहा जी मुझे 735 चाहिए, और टाइम पीरियड का भी मैंने कहा जी 16 दिन, 21 दिन, 23 दिन, दिन भी अपनी मर्जी से ऊपर नीचे हो गए, ठीक है, अपनी मर्जी से दिन डिसाइड किए गए। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे हर चीज़ अब आपस में मिलके एक दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से करती हैं। जबकि फ्यूचर के अंदर एक स्टैंडर्डाइज होता है, वो हर किसी के लिए होता है, दोनों पार्टीज को उसे फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, इसी वजह से वो स्टैंडर्ड होता है, इसलिए हर किसी को आप ट्रेड भी कर सकते हो। जबकि फॉरवर्ड क्योंकि दो लोगों ने म्यूचुअली एक दूसरे से बाहमी एग्रीमेंट के थ्रू बातचीत की होती है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा आदमी भी उनकी मर्जी के मुताबिक चले, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। तो टैक्स वाई ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, ये मार्केट में ट्रेड नहीं होते। जब मार्केट में ट्रेड नहीं होते तो मार्केट की बेस पे इनका कोई अकाउंट भी नहीं होता, जब अकाउंट नहीं होता तो मार्किंग टू मार्केट यानी कि डेली बेसिस पे जो मुनाफा या लॉस जो ट्रांसफर होना होता है वो भी नहीं होता, ठीक। सेकंड, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मार्केटेबल, वो मैं पहली बात कर चुका हूँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में सेल आउट नहीं होते बल्कि ये ओवर द काउंटर यानी कि प्राइवेटली सेल आउट होते हैं। A forward contract gives the owner the right and obligation to buy a specified assets on a specified date at a specified price, ठीक है, ये एक राइट होता है और दूसरी साइड से जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन होती है। एक हक होता है ओनर एक साइड से एक आदमी के पास और दूसरी साइड से दूसरे आदमी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, कि वो बाय करेगा, बेचेगा एक स्पेसिफिक एसेट को एक स्पेसिफिक डेट के ऊपर, एक स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर। चीज़ कौन सी होगी, डॉलर है, वो भी एग्री हो गया, डेट कौन सी होगी, फरवरी, वो भी एग्री हो गया, 152 प्राइस होगी स्पेसिफाइड प्राइस, वो भी डिसाइड होगा। द सेलर ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द राइट एंड ऑब्लिगेशन टू सेल द एसेट ऑन द डेट फॉर द प्राइस, सेलर के पास भी रहेगा उस डेट के ऊपर वो बेचेगा। एट द एंड ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एट डिलीवरी ओनरशिप ऑफ द गुड इज ट्रांसफर्ड and payment is made from the purchaser to the seller at the end of the forward contract। जो लास्ट डे है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी डेट आएगी, उस डेट को जाकर डिलीवरी हो जाएगी। जो भी जैसे हमने अब एग्जांपल में किया कि जी फरवरी,
लेट्स अज्यूम 15 फरवरी है, ठीक है, तो 15 फरवरी को डिलीवरी हो जाएगी, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी, चीज़ें भी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, पैसे भी पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे। ठीक हो गया। Generally, no money changes hand on the origination date of the forward contract. Normally, जब contract होता है उसके हम कोई पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। However, collateral may be demanded. हत्ता हम collateral जिसे हम लोकल ज़बान में कह देते हैं ना, गारंटी के तौर पे जी थोड़े से पैसे दे दो जी, एडवांस थोड़ा सा दे दो जी, तो ये थोड़ा बहुत मे भी डिमांड किया जा सकता है, बट नॉर्मली पैसे सारे के सारे नहीं दिए जाते। डिलीवरी ऑप्शंस में एग्जिस्ट कंसर्निंग डिलीवरी ऑप्शंस में क्या क्या कुछ हो सकता है, द क्वांटिटी ऑफ द एसेट, क्वांटिटी ऑफ द एसेट, डिलीवरी डेट और डिलीवरी लोकेशन, ये सारा कुछ उसके ऊपर डिसाइड हो सकता है। ठीक है जी। 15 फरवरी को क्वांटिटी ऑफ द एसेट्स जी मुझे डॉलर चाहिए, क्वांटिटी ऑफ द एसेट्स मुझे $2000 चाहिए, डिलीवरी डेट 15 फरवरी होगी, डिलीवरी लोकेशन किस जगह पर जी मुझे लाहौर में चाहिए, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, किस जगह पे मुझे चाहिए, लोकेशन हर चीज़ डिफाइंड होगी, हर चीज़ डिलीवरी ऑप्शन के अंदर तय कर ली जाएगी। लेट अज्यूम एक एग्जांपल है जी, ऑन अगस्त 2020 यू इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू बाय 1 million in 6 months एट अ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट ऑफ 150.28। इस टाइम जी 150.28 रुपीज़ का एक डॉलर है, ठीक है जी। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट उसका ये चल रहा है, ठीक है जी। आपने 1 million आपको चाहिए 6 मंथ के लिए, ठीक है जी। दिस स्पॉट एक्सचेंज रेट इज़ 149.50। आज का जो रेट है उस डेट को, जो अगस्त में रेट आपके पास चल रहा है, लेट अज्यूम वो जी है वो 149.50 है, और एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है मार्केट के अंदर जो देगा आपको 150.28 6 माह के बाद। दिस ओब्लिगेट्स द क्रेडिटर टू पे 150280, मतलब ये उसकी टोटल प्राइस जो है वो 1 million डॉलर के अगेंस्ट उसने पे करनी है ऑन फरवरी में 2021 में। What happens if the spot exchange rate on February 2021 is $148? Is 150 पर डॉलर? अगर 148 पर डॉलर रुपीज़ आ जाता है या 151 पर डॉलर रुपीज़ आ जाता है तो फिर क्या होगा? देखो हमारा क्या डिसाइड हुआ है, हमने किसके ऊपर वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जी, 150.28 के ऊपर। अगर 148 पे चला जाता है, मार्केट के अंदर प्राइस है 148, हमने डिसाइड किया हुआ है कि जी हम 150 का खरीदेंगे, बाय करेंगे। अब हमें ₹2 का लॉस हो गया, मार्केट में चीज़ सस्ती हमें महंगी खरीदनी पड़ रही है क्योंकि हमने महंगा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। दूसरी साइड अगर मार्केट के अंदर 151 चला गया तो मार्केट में चीज़ बिक रही है 151 की, हमें चीज़ कितने की खरीदी, हम कितने की खरीद रहे हैं 150.28 की, तो अप्रोक्सीमेटली 72 पैसा हमें $1 के ऊपर बेनिफिट हो गया, तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो दोनों को ऊपर नीचे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर वैसे फास्टर की कुछ उसके डिफ्रेंशिएशन में जाए तो फ्यूचर्स सिमिलर फॉरवर्ड की वो पहले मैं बात कर चुका हूँ। होता क्या जी, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो उसकी वजह से क्या क्या होता है, दिस इंक्रीज द लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है, मार्केट में जल्दी से आउट हो सकते हैं। जबकि फॉरवर्ड्स आपकी अपनी मर्जी है तो उस बेस के ऊपर वो जल्दी उनको सेल होने में टाइम लगता है। बट समटाइम्स फर्म्स प्रेफर प्रिसाइज कस्टम मेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। बाजू का देखो लिक्विडिटी ज़्यादा है फ्यूचर्स की, नो डाउट फ्यूचर्स के बेनिफिट ज़्यादा हैं, बट बाजू का फर्म्स को ज़रूरत होती है मोर प्रिसाइज कस्टम मेड की, अपनी मर्जी के मुताबिक का। देखो जैसे मैंने कहा मार्केट के अंदर जी $1000 का बंडल है जी, वो मिल रहा है, मुझे चाहिए 735, 725, 717, अब मैं क्या करूँ? तो देन मेरे लिए बेस्ट फॉरवर्ड या ये तो नहीं ना कि मैं कहूँगा अच्छा यार 715 लेने चलो 1000 का मिल रहा है 1000 का ले लेता हूँ, जो बाकी के हैं वो मैं अपने पास रख लूँगा फिर कभी काम आ जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं ना होता। कंपनी ने तो प्रॉपर मैनेजमेंट करनी होती ना, तो डेट्स वाई फिर वो कस्टम बेस ओरिएंटेड पे ज़्यादा फोकस करते हैं। डिफॉल्ट रिस्क फॉर फ्यूचर्स इज लो बिकॉज जो डिफॉल्ट रिस्क है वो फ्यूचर के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओरिएंटेड होते हैं, मार्केट में अकाउंट होता है, मार्केट गारंटी दे रही होती है कि जी इससे पैसे लेके आपको देंगे, आपसे पैसे लेके इसको देंगे, तो रिस्क कम होता है उसके अंदर। द क्लियरिंग हाउस ऑफ द एक्सचेंज गारंटीज पेमेंट, जो क्लियरिंग हाउस होता है वो आपको गारंटी देता है पेमेंट्स की। क्लियरिंग हाउस क्या होता है आप लोग तो अच्छे से जानते हैं।
फ्यूचर कंट्रैक्ट्स आर मार्केट टू मार्केट डेली रीसेटलमेंट। फ्यूचर कंट्रैक्ट्स मार्केट टू मार्केट्स होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर उनकी सेटलमेंट हो रही होती। मैंने आपको बताया है कि ठीक है, जो डेली बेसिस पे जो मुनाफा होता है या लॉस होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। A consequence of daily resettlement is that futures contracts are like a portfolio of forward contracts, each with the delivery date और 1 day later। ठीक है, अब ये जो इसका मार्केट टू मार्केट बेस जो होता है उसकी बेस पे, यानी कि डेली बेसिस पे जो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, डेली सेटलमेंट हो रही होती है, उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज का मजमूआ है फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स का, जो डेली बेसिस पे आपको प्रॉफिट या लॉस दिए जा रहे हैं। ठीक हो गया जी। हाँ, कुछ इसके डिफ्रेंशिएशन को मज़ीद देख रहे हैं। ठीक है जी। फ्यूचर कंट्रैक्ट्स के अंदर या फॉरवर्ड्स दोनों का जो डिफरेंस है, नंबर 1 स्टैंडर्डाइज टर्म्स था, वो हमने बात कर ली। सेंट्रल मार्केट फ्यूचर एक्सचेंज होती है, उसके अंदर मोर लिक्विडिटी होती है, लेस लिक्विडिटी रिस्क होता है, सेटलमेंट प्राइस डेली मार्केट टू मार्केट होती है तय। इसके एक जो इसकी टर्म है वो यूज़ होती है, बायर इज़ लॉन्ग सेलर इज़ शॉर्ट। बायर के लिए हम लॉन्ग का वर्ड यूज़ करते हैं और सेलर के लिए शॉर्ट की टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जो उनके नाम बोल लो कि डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स की मार्केट के अंदर बायर लॉन्ग और सेलर शॉर्ट। जब भी बोला जाए शॉर्ट तो इसका मतलब होगा ये सेलर है, जब भी किसी को लॉन्ग बोला जाए तो इसका मतलब ये बायर होगा। Contracts are over the counter, have negotiable terms and are not liquid. सब्जेक्ट टू क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क होता है, जिसके अंदर पेमेंट अंटिल एक्सपायरेशन, आखिर तक कोई पेमेंट नहीं होती एक्सपायरी तक। एग्रीमेंट में भी रिक्वायर्ड, वो हम बात कर चुके हैं कि रिक्वायर्ड नहीं होते, जल्दी इनको सेल करना मुश्किल होता है। Forward and future contracts are not securities but rather trade agreements that enable both buyers and sellers for an underlying commodity or security to lock in the eventual price of their transaction। बेसिकली फॉरवर्ड फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कोई सिक्योरिटीज़ नहीं है, वो कोई स्टॉक की तरह या शेयर या बॉन्ड्स नहीं है, बल्कि ये एक किस्म के ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं that enable both buyers and sellers, जो बायर और सेलर्स दोनों को इस काबिल बनाते हैं कि इनके बिहाइंड जो कमोडिटी है या जो सिक्योरिटी है उसे आप लॉक कर लो, अपने पास रोक के रख दो इन द इन्वेंचुअल प्राइस, एक डिसाइड प्राइस के ऊपर ऑफ द ट्रांजैक्शन पर। और फ्यूचर में कभी 2 माह बाद आपने उसे लॉक कर लिया कि जी 2 माह बाद ये चीज़ मुझे इतने की ऐसे मिलेगी। ठीक है, Originally, forward and future markets were organized largely around trading agriculture commodities। स्टार्टिंग में मैं बात करूँ, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि हिस्टोरिकली सबसे पहले तो ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर डिसाइड हुए थे। ठीक है, ये दोनों जगह थे कि जी किसान की गंदम पकने वाली है, गंदम का पहले उससे तय कर लिया, ठीक है जी ये गंदम पकेगी इतने रुपये के हिसाब से, इतनी मैं तुमसे गंदम ले लूँगा। किसान को बेनिफिट होगा कि उसे पता है कि यार जैसे ही मेरी चीज़ तैयार होगी, मेरे पास आगे कस्टमर तैयार खड़ा है, मेरी फौरी तौर पे बिक जाएगी, किसान को टेंशन नहीं। ठीक, दूसरी साइड से जो फ्लोर मिल्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको टेंशन नहीं, उनका पहले से कंट्रैक्ट, उन्हें पता है कि यार हमें जाके गंदम ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है हमें इतनी गंदम चाहिए, हमें इस किसान से, इस फार्मर से इतनी गंदम मिल जाएगी, इतना वेट मिल जाएगा। तो ये आपस में डिसीजन हुआ हुआ है पहले से, तो दोनों की टेंशन खत्म हो गई। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के लिए शुरू हुए थे। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कोई मतलब अनहोनी बात नहीं कर रहा, कोई जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो ये बात अच्छे से जानते हो, क्योंकि अभी भी बहुत से विलेजेस के अंदर, बहुत सी जगहों पे ये ऐसे ही होता है कि आपकी फसल तैयार होने से पहले ही आपका उसके साथ सौदा हो चुका होता है, आपका एग्रीमेंट हो चुका होता है कि ठीक है जी वो बाय करेंगे। ठीक है, मोस्टली ये जो आपके फलों वाले दरख्त होते हैं इनका ये एग्रीमेंट हुआ होता है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आपका आम का दरख्त है, सेब का दरख्त है, अमरूद का दरख्त है, ऑरेंज है, तो आप क्या कहते हो, अच्छा जी ये है, वो कहते हैं कि जी ठीक है जी हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है ये आम ये सारा कुछ जो है जी ये सारा हमको दी उतारेंगे, इसका सारा का सारा फल हमारा, ठीक है आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, उतारना भी उन्होंने ही है, सब कुछ उन्होंने करना है, आपको कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये भी इन्हीं की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बस वो देसी तरीके की एग्जांपल है, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा बुकिश को उससे थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के पकते हैं। Recent developments in this area have involved the use of financial securities as the asset underlying the contract। फिर ऐसा ऐसा इसमें डेवलपमेंट होती गई, उनकी वजह से फिर और भी बहुत से एसेट्स अंदर आते गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बात की जाए इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स वर अमंग द फर्स्ट डेरिवेटिव to specify a financial security as the underlying asset।
फिर एग्रीकल्चर के बाद सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट का था फॉरवर्ड और फ्यूचर्स, उसके कंट्रैक्ट आए जो सबसे पहले डेरिवेटिव मार्केट में चले, और उनकी बेस के ऊपर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स हुए, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हुए, ये कुछ ऑप्शंस वो सारा कुछ उनके अंदर चला। तो एग्रीकल्चर कमोडिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा फिर यूज़ हुआ, जो सबसे पहले आया, सबसे पहले नंबर पे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ आई, उसके बाद जो चीज़ें आई वो इंटरेस्ट रेट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये बढ़ता गया, ठीक। देन फिर गोल्ड, सिल्वर, जितनी भी कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, बहुत प्रोडक्ट्स के अंदर अब ये आपका फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बहुत आगे बढ़ चुका है, एक्सचेंज रेट के ऊपर है, बहुत चीज़ों के ऊपर आ चुका है। ट्रेडिंग इन फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर मार्केट्स में ट्रेडिंग कैसे होती है, अब ये उसको थोड़ा सा डिस्कस फॉरवर्ड और फ्यूचर को हम बात करें। देखो, बायर ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी साइड पे सेलर ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दोनों को डिस्कस किया जाएगा। बायर क्या सोच रहा होता है, हैज़ द ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग एसेट ऑन द सेटलमेंट डेट, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसे बाय करेगा। और सेलर हैज़ द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द अंडरलाइंग एसेट्स ऑन द सेटलमेंट डेट, उसकी जिम्मेदारी होती है कि मुकर्रर तारीख को एसेट्स बेचेगा, देगा। Can use buying a future contracts to hedge if the buyer is someone who intends to buy the underlying asset and wants to insure against the price rising. दूसरी साइड पे can use selling a future contracts to hedge if the seller is the owner of the underlying asset and wants to insure against the price falling. ये क्या, ये नीचे थोड़े से पॉइंट में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नीचे इस टेबल से जो नीचे हेडिंग सीखी हुई है उसमें मैं क्लैरिफाई करता हूँ, फिर हम दोबारा इस लाइन को पढ़ते हैं। Margin requirement is the minimum deposit that an exchange requires from the buyer or seller of a financial assets. मिनिमम इतना होना चाहिए, वो जो मैंने बात की थी कि आपके अकाउंट में आपने फर्स्ट को 10 लाख का कंट्रैक्ट है तो पूरा पूरा 10 लाख का ही आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए, उसका एक पोर्शन होता है। तो वो जो पोर्शन होता है उसे हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं, जो आपके अकाउंट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर contracts for treasury notes are standardized at a face value of $1 lakh of notes. $1 लाख के ऊपर ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू की वो गिरिंग होती है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। द मार्केट रिक्वायर्स दैट बायर एंड सेलर डिपॉजिट अ मिनिमम ऑफ 1100 फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ मार्जिन अकाउंट। दोनों के अकाउंट के अंदर $1100 होना चाहिए। टोटल कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख का, उसका 1100 होना चाहिए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11% वो गवर्नमेंट कहती है कि जी, या जो मार्केट कहती है कि जी आपके इस मार्जिन अकाउंट में होना चाहिए। इस 1100 दोनों का होगा, उसमें से जैसे जैसे डेली बेसिस पे प्राइस ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो डेली बेसिस के ऊपर उनके अकाउंट में पैसे प्लस माइनस होते रहेंगे। इसी 1100 के अंदर प्राइसेस ऊपर नीचे होती। मार्किंग टू मार्केट इज अ डेली सेटलमेंट इन विच द एक्सचेंज गेट्स फंड्स ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम अ बायर्स अकाउंट टू अ सेलर्स अकाउंट और वाइस वर्सा, दोनों के अकाउंट से जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं पीछे भी बता चुका हूँ मार्किंग टू मार्केट में क्या है कि डेली बेसिस के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा होता है प्राइस का ऊपर नीचे, जो मुनाफा होता है वो ट्रांसफर होता है। अब एक चीज़, मार्किंग टू मार्केट में जो प्रॉफिट या जो लॉस हो रहा होता है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं हो रही होती। अमाउंट टोटल वहीं की वहीं, वो जो $1 लाख जैसे इस एग्जांपल में है आपने देना है, वो 1 लाख वैसे ही है, वो आपने बाद में देना है, वो नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। उस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने $150 का कॉन्ट्रैक्ट किया है, डॉलर की प्राइस 151 के ऊपर चली गई तो आपके अकाउंट से ₹1 का प्रॉफिट उस कंपनी को चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MCB बैंक को चला गया, डॉलर की प्राइस 150 से ₹1 नीचे आ गई, 149 पे आ गई। अब आपने उनसे बात की हुई है, 150 की प्राइस कम हो गई, अब वो ₹1 का बेनिफिट उनको हो गया तो इधर से दूसरे के अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस हो रहा है, जो आपकी डिसाइडिंग प्राइस है उससे ऊपर नीचे जो होगा ये डिफरेंस, वो एक आदमी को उसका प्रॉफिट होगा, दूसरे को लॉस होगा, ठीक है। और फिर ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये मूव हो रहा है, जस्ट जो 150 रुपीज़ की वो पूरी प्राइस है उसको कोई नहीं छेड़ रहा, वो वैसे की वैसे ही है। वो जो सेटलमेंट डेट होगी उस डेट को वो प्राइस पे की जाएगी 150, उससे पहले जस्ट जो प्रॉफिट जो लॉस हो गया वो ट्रांसफर हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट और मार्किंग टू मार्केट पढ़ के अब दोबारा हम ऊपर वाले को डिस्कस करते हैं दूसरे पॉइंट को,
can use buying a future contracts to hedge if the buyer is someone who intends to buy the underlying assets and wants to insure against the price rising। कीमत बढ़ रही है, उस डर से वो अपने आप को इंश्योर करना चाहता है, तो वो क्या करता है कि वो कंट्रैक्ट कर लेता है कि जी मुझे जो है डॉलर जो है जी वो फरवरी के अंदर 152 का चाहिए। डॉलर की क्या प्राइस हो, मुझे अगर शक है यार ये वो 160 पे ना चला जाए, ऊपर ना चला जाए, तो मैं 152 का कंट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक। कैन यूज बाइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज इफ द बायर बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट विल राइज। क्या की बात है, बायर ये सोच रहा होता है यार कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इस वजह से वो एग्रीमेंट कर रहा होता है कि मैं कम कीमत पे करूँ। दूसरी साइड पे सेलर क्या सोच रहा होता है, अंडरलाइंग एसेट विल फॉल, के जिसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो ये सोच रहा होता है कि यार ये मेरा महंगे में इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, को कीमत कम हो जाएगी तो मुझे बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अपनी अपनी साइड से सोच रहे होते हैं। ओके जी, ये शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन हमने पहले बात की थी। शॉर्ट कौन है, सेलर, लॉन्ग कौन है, बायर। तो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। ये हेजिंग और स्पेक्यूलेटिंग में बात हो रही है। हमने पहले बात की थी हेजिंग क्या है, कि जहाँ पर आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करते हैं उसे हम हेजिंग कहते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन में आप क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ द सेलर टू डिलीवर द एसेट्स ऑन द स्पेसिफिक डेट, जो डेट होगी उसके ऊपर आपने वो एसेट उसे पे देना है। ये आपकी शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन क्या है कि उस डेट के ऊपर आपने बाय करना है, खरीदना है। For example, you plant wheat in May expecting 10,000 bundles. Your plant, sorry ये आर मिसिंग है मुझसे, कि लेट अज्यूम आपका प्लांट है, एक आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, ये जो क्या कहो कि ये आपका खेत है। ठीक है, प्लांट के आपके जो खेत है वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रही हो मई के अंदर कि जी आपको 10,000 बंडल्स जो हैं वो जी गंदम के वीट के जो हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे अगस्त के अंदर। आप अभी मई में हो, मई में आप क्या सोच रहे हो कि नेक्स्ट मंथ जो है जो गंदम पकेगी अगस्त के अंदर उसमें 10,000 जो बंडल्स है वो रेडी हो जाएंगे। स्पॉट प्राइस इस टाइम मई के अंदर है 2200 पर बंडल, एक बंडल 2200 रुपये का इस टाइम के ऊपर सेल आउट होगा। यू आर कंसर्न दैट अगस्त प्राइस, आपका ख्याल है कि अगस्त में जाकर जब गंदम सारों की पकेगी ना तो ये कीमत 2200 से कम होकर नीचे आ जाएगी। दूसरी साइड से एक फ्लोर मिल का मैनेजर है, जनरल मिल्स फ्लोर मिल है, उनको गंदम चाहिए। इस कंसर्न डेट प्राइस अगस्त प्राइस, उसको ये शक है कि नहीं यार इस बार गवर्नमेंट जो है ना ये प्राइस ज़्यादा कर देगी, तो अगस्त के अंदर जो कीमत है ना 2200 से ज़्यादा होगी। वो क्या सोच रहा है, कीमत ऊपर चली जाएगी 2200 से। आप क्या सोच रहे हो कि कीमत 2200 से नीचे हो जाएगी। ठीक है, आज कीमत कितनी है, स्पॉट प्राइस कितनी, 2200। अब अगले मंथ का दोनों सोच रहे हो। अब hedging involves taking a short position in the future markets to offset a long position in the spot market or vice versa। ठीक है जी, अब एक शॉर्ट पोजीशन पे है और एक लॉन्ग पोजीशन पे है, यानी कि एक सेलर है और एक बायर है। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक स्पॉट मार्केट को देख रहा है और एक फ्यूचर मार्केट को देख रहा है। यानी कि एक ये फ्यूचर को देख रहा है कि फ्यूचर की प्राइस क्या होगी, और एक स्पॉट प्राइस को देख रहा है, और उन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी बेस के ऊपर आप हेजिंग कर रहे हो। प्रॉफिट और लॉस टू सेलर, फ्यूचर प्राइसेस एट परचेज माइनस स्पॉट प्राइसेस एट सेटलमेंट, दोनों प्राइसेस का जो डिफरेंस होगा उसकी बेस के ऊपर प्रॉफिट और लॉस डिसाइड हो जाएगा। इन्वेस्टर्स नॉट कनेक्टेड विद द वीट कैन यूज फ्यूचर्स टू स्पेक्यूलेट, वो इन्वेस्टर्स जो वीट के साथ कनेक्ट नहीं है वो फ्यूचर्स को स्पेक्यूलेट कर लेते हैं। इफ यू आर कन्विंस्ड दैट अगस्त प्राइस ऑफ वीट विल बी लोअर देन द करंट फ्यूचर प्राइस, sell wheat futures and buy wheat cheaper on or before the settlement। अगर आपको लगता है आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी, ठीक है, फार्मर ने आपका क्या कंज्यूम, आपने कहा यार प्राइस जो है 2200 से कम हो गई, जनरल मिल का जो मैनेजर था उसने कहा ये 2200 से ऊपर होगी, उसने कहा जी मैं 2200 के ऊपर ही आपसे खरीद लूँगा। आपका उसका डिसाइड हो गया कि जी अगस्त के अंदर 2200, मई में डिसाइड हुआ, मई के बाद जून आया, जुलाई आया। अब क्या कंज्यूम जुलाई या जून के अंदर, जुलाई के अंदर जब आप पहुंचे तो आपको मार्केट से आपको आइडिया होगा कि नहीं यार जो प्राइस है ना, ठीक है, आप क्या कि यार जो प्राइस है ना ये तो वो जनरल मिल वाला सही सोच रहा है, प्राइस तो 2200 से ऊपर है। मैंने इसे कहा कि जी मैं 2200 के बदले में इसे 10,000 बंडल्स दूंगा वीट के। ठीक है जी, अब ये तो बात ख़राब है। उस टाइम आपको शक पड़ा कि नहीं जी प्राइस तो 2300 चली जाएगी, मैं तो इसे सस्ते बेच रहा हूँ। तब आपके पास ऑप्शन है,
आपने ये जो एग्रीमेंट किया हुआ है उस एग्रीमेंट को मार्केट में जाके बेचो, किसी और आदमी को बेच दो, वो आपसे वो एग्रीमेंट खरीद लेगा, आप आराम से कल को कोई और एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है कि आप एग्रीमेंट आपस में ट्रेड कर सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। ओके जी, हेजिंग विद कमोडिटी फीचर्स, ये भी उसी के साथ ही लिंक है, उसी की एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ऊपर कि जी फॉर एग्जांपल जो वीट फार्मर है वो किस चीज़ से कंसर्न है कि लोअर प्राइस वीट प्राइसेस, मैनेजर क्या है कि हायर वीट प्राइसेस, हेज रिस्क बाय सेलिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और बाइंग है ये शॉर्ट पोजीशन पे है वो लॉन्ग पे होगा, जब ये लॉन्ग पे होगा वो शॉर्ट पे होगा, दोनों एक दूसरे के साथ वो लिंक है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस और 2007-9, बेसिकली 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, 2007 to 9 हम इसलिए कहते हैं कि जाहिर बात है 2008 में तो फुल पोजीशन पे आ गया था, ख़त्म होते होते उसे 2009 आ गया, और शुरू वो 2007 से बेसिकली ज़्यादा हुआ था, तो दैट्स वाई 2007 से 9। आप गूगल के ऊपर इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हो, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। सम पॉलिसी मेकर्स एंड इकोनॉमिक्स अर्ज दैट the use of derivatives had destabilized the financial system। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि यार ये जो डेरिवेटिव्स थे इन्हीं की बेस की वजह के ऊपर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, इन्हीं डेरिवेटिव्स ने सारी की सारी मार्केट को क्रैश किया था। द वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट of 2010 places additional restrictions on trading in derivatives। देन फिर 2008 में जब ये सोचा गया कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो इन्हीं की वजह से आया था, तो फिर 2010 के अंदर उन्होंने एक रूल पास किया, वॉल स्ट्रीट ने रिफॉर्म्स का एक बिल लेकर आया, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने मजीद इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, सख्तियाँ की। बट ठीक है, बहुत सी चीज़ें इसके अंदर चली। इन 2012 फर्म्स एंड कोऑपरेटिव्स कैन यूज डेरिवेटिव्स टू हेज रिस्क वर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेगुलेशंस। बहुत सी वो जो रेगुलेशंस थी वो माफ़ कर दी गई, बाद में 2010 में लगाई गई थी, बट बाद में उनमें 2012 में बहुत सी चीज़ों को तब्दीली कर दी गई, और डेरिवेटिव्स मार्केट बहुत स्पीड के साथ ग्रो कर गई है। जैसे जैसे टाइम गुजर गया डेरिवेटिव्स मार्केट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, ये जो दरमियान वाली है फार्मर्स वर्ग वगैरह, ये उसी का ऊपर वाली का लिंक है, ये थोड़ा सा